हम यहाँ पर इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। आगे हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." ग्रेव मीन्स सीरियस, एक बहुत ही गंभीर सी आवाज होती है, आपकी आवाज में सीरियसनेस होती है। तो फ्रेंड्स हमें कह रहा है कि अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, वो थोड़ा हैरान था, सरप्राइज था, क्योंकि आज स्कूल में बहुत कुछ अलग था, शोर नहीं था, सब लोग क्लास में चुपचाप बैठे हुए थे, उनके टीचर ने उन्हें गुस्सा नहीं किया। रास्ते में जब वो स्कूल आ रहा था तो टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के बाहर बहुत सारा क्राउड खड़ा हुआ था और क्लासरूम में पीछे के बेंचेस पे सारे विलेज मैन भी बैठे हुए थे। मिस्टर हैमिल ने अपनी बड़ी ही अच्छी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई थी। इन सब चीजों का क्या राज है, क्या रीजन है, अभी फ्रांस को ये सब नहीं पता था और वो ये सब ही सोच रहा था, कंफ्यूज्ड था। तभी उनके टीचर एम हैमिल अपनी चेयर पर बैठ गए और बड़ी ही सीरियस आवाज में वो बोलने लगे। उनकी आवाज में एक जेंटल टोन थी, यानी कि बड़े ही प्यार से बात कर रहे थे वो, और ये चीज भी बहुत अजीब थी। यूजुअली एम हैमिल इतनी प्यार से अपनी क्लास के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बात नहीं करते थे। और इतनी प्यार भरी आवाज में वो क्या कहते हैं? माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। वो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो लास्ट लेसन क्यों है? क्योंकि प्रशिया ने ये ऑर्डर्स पास कर दिए हैं कि अब से अल्सास और लोरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो यहां पर फ्रांस हमें बता रहा है कि अभी वो बहुत हैरान था, कंफ्यूज था, उसे नहीं पता था कि आज सब कुछ इतना डिफरेंट क्यों है। और अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि उनके टीचर एम हैमिल एक बड़ी ही सीरियस और प्यार भरी आवाज में उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये आखिरी लेसन है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आगे स्टोरी देखते हैं। वो फर्दर कहते हैं, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लोरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। I want you to be very attentive. तो फर्दर मिस्टर हैमिल अपनी क्लास को क्या कहते हैं, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया? बर्लिन, जो कि प्रशिया की कैपिटल है। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ प्रशिया। प्रशिया जो कि मॉडर्न डे जर्मनी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि बर्लिन से ऑर्डर्स आ गए हैं कि अब से अल्सास और लोरेन में सब स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और उनका जो नया टीचर है जो उन्हें जर्मन पढ़ाएगा वो अगले दिन से आएगा, और इसीलिए आज तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। और वो कहते हैं कि बड़े ही ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना, बड़े ही ध्यान से सुनना जो कुछ मैं तुम्हें आज बताऊंगा। What a thunderclap these words were to me. What is a thunderclap? Thunderclap is used in comparison to refer to something startling or unexpected. कोई चीज जो आपको शॉक देती है, इतना ज्यादा हैरान कर देती है कि आप चकित रह जाते हैं और आपने ऐसी बात एक्सपेक्ट नहीं की होती। आपने अपने फेंटेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होता कि ऐसा कुछ आपको सुनने को मिलेगा। तो ये जो बात एम हैमिल ने पूरी क्लास को बताई कि बर्लिन से ऑर्डर आ गए हैं, अब से अल्सास और लोरेन के स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी और ये तुम्हारा फ्रेंच का लास्ट लेसन है, ये न्यूज फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप थी। थंडर से हमें ये भी पता लग जाता है, जैसे हम कहते हैं ना, मेरे ऊपर बिजली गिर गई, ऐसे ही फ्रांस के साथ भी हुआ। उसे ये खबर इतनी शॉकिंग लगी जैसे कि उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। इट वॉज अ थंडर क्लैप फॉर हिम। ओह, द wretches! That was what they had put up at the town hall. Wretches here refers to an unfortunate happening. अब फ्रांस अपने मन में इस हैपनिंग को
रिचेस समझता है, यानी कि वो कहता है कि एक बहुत ही बुरी घटना हुई है उन सब के साथ। उसे ये लगता है कि ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैपनिंग है कि बर्लिन ने ऐसा ऑर्डर पास कर दिया, एल्सास और लोरेन के स्कूल्स में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इन सबको अपनी मदर टंग पढ़ने का हक नहीं मिलेगा। और ये खबर फ्रांस के लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, एक ऐसी चीज जो कि आप कभी ना चाहें आपके साथ हो, एक सैड न्यूज, एक दुखद इंफॉर्मेशन। और फिर फ्रांस को पता लगता है कि जो अजीब अजीब सी घटनाएं उसने देखी थी उनका रीजन क्या है। क्यों इतने सारे लोग टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के बाहर खड़े हुए थे, क्या न्यूज लगी हुई थी बुलेटिन बोर्ड पे? यही न्यूज जो उनके टीचर ने अभी उन्हें बताई। बर्लिन से लेटेस्ट ऑर्डर ये आया है कि एल्सास और लोरेन के जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लैंग्वेज जो कि उनकी मदर टंग है वो अब इन स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाएगी। तो जितनी भी कंफ्यूजन थी फ्रांस के दिमाग में वो धीरे धीरे दूर होने लग गई। My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, or going sliding on the Saar. What is Saar? Saar is a river which passes through France. जैसे हमारे इंडिया में बहुत ही जो मेजर रिवर्स हैं, गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, ऐसे ही फ्रांस में एक बहुत ही प्रोमिनेंट नदी है सार, जो कि फ्रांस के घर के पास से गुजरती थी। तो फ्रांस हमें यहां पर बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है। इस पूरे टेक्स्ट में हमें पता लगता है कि फ्रांस बहुत ज्यादा शॉक्ड है जब उसे ये खबर पता चलती है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है। उसे तो अभी फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती और अब वो कभी फ्रेंच सीख भी नहीं पाएगा। ये खबर उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि उसने ये सोचा था कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं फ्रेंच सीख लूंगा। हर रोज वो ये सोच रहा था कि चलो आज नहीं कल पढ़ाई करूंगा। लेकिन क्या हुआ, फाइनली उसका लास्ट लेसन आ गया, आखिरी मौका आ गया। इसके बाद फ्रांस अब फ्रेंच नहीं सीख पाएगा और उसे फ्रेंच नहीं आती, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा शॉक्ड है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, वो कहता है अब बस मेरी पढ़ाई यहीं पर रुक जाएगी, अब के बाद मैं कभी फ्रेंच सीख ही नहीं पाऊंगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज। सॉरी आई वॉज मीन्स फ्रांस को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने सही टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखी, उसने अपने लेसन्स सही टाइम पर नहीं पढ़े और वो क्या करता था, उसकी जगह बाहर खेलने चला जाता था। नेस्ट में से चिड़ियों के अंडे निकालता था, उनके साथ खेलता था और सार नाम की जो नदी उसके घर के पास से गुजरती थी वहां पर जाकर स्लाइडिंग यानी कि नदी में तैरता था, खेलता था। तो अब फ्रांस को सारा अपना पास्ट रिकलेक्ट हो रहा है। वो बहुत दुखी है, वो ये सोच रहा है कि काश मैंने सही समय पर पढ़ाई कर ली होती तो आज ऐसा ना होता, काश मैं खेलने ना जाया करता, अपना समय चिड़ियों के अंडों के साथ खेलने में बर्बाद ना करता, सार नदी में तैरने में खेलने में अपना टाइम वेस्ट ना करता और उसकी जगह सही समय पर फ्रेंच सीख लेता तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. न्यूसेंस मीन्स अ प्रॉब्लम और अ बर्डन, कोई चीज जो आपको एक बोझ लगती है, एक अनवांटेड चीज जिसे आप अपने साथ कैरी ना करना चाहें। आई कुडंट गिव अप मीन्स आई कुड नॉट लीव, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। यहां पर फ्रांस कहता है कि जो उसकी बुक्स थी, उसकी फ्रेंच की बुक्स, अब तक वो उसे एक न्यूसेंस लगती थी, एक अनवांटेड चीज लगती थी, एक बोझ लगती थी।
ऐसा लगता था कितनी भारी है ये, इन्हें उठाकर हर रोज स्कूल जाना पड़ता है। ग्रामर की बुक्स हैं, हिस्ट्री की किताबें हैं जिनमें पता नहीं कौन से अननोन सेंट्स की कहानियां लिखी हुई हैं, ऐसे संतों की कहानियां हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब फ्रेंड्स को एकदम से ये खबर सुन के क्या फील होता है कि ये बुक्स तो मेरे पुराने मित्र हैं और मैं इन्हें कभी भी छोड़ नहीं सकता, किसी भी कॉस्ट पे मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। तो इससे हमें ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत ही इंट्रिकेट, एक बहुत ही बारीक चीज पता चलती है। वो क्या है? जब तक आपको कोई कहता है कि कोई काम करो, आपको लगता है कि ये काम एक बर्डन है और आप उसे नहीं करना चाहते। जैसे ही आपसे वो काम छीन लिया जाता है, आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये करना है, मुझे तो पढ़ना है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। ऐसी ही हालत फ्रांस की भी थी। जब तक वो फ्रेंच पढ़ रहा था, जब तक उसके पास बुक्स थी, टीचर थे और टाइम था, उसको लगता था कि ये एक बोझ है। वो अपनी बुक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसे पढ़ना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही लास्ट लेसन आया, पढ़ाई खत्म हो गई, अब उसे फ्रेंच पढ़ने का कोई मौका ना मिलता, तब उसे क्या लगने लग गया कि ये सारी बुक्स तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं और इन्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। And M. Hamel, too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means he was strange and short tempered. बड़े ही अजीब लगते थे वो और बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था। अब यहां पर फ्रांस क्या कहता है कि जब उसे यह पता चला कि एम हैमल भी स्कूल को छोड़कर जा रहे हैं, ये बात भी उसको अच्छी नहीं लगी। उसे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि अब के बाद वो कभी भी एम हैमल को देख नहीं पाएगा। और जब उसे ये पता लगा कि एम हैमल अब स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, तो उसे क्या लगा कि एम हैमल तो बहुत अच्छे हैं। वो ये भूल ही गया कि वो अपने रूलर से उनकी पिटाई करते हैं, बहुत अजीब हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। तो फ्रेंड्स को अब क्या फील हो रहा था कि एम हैमल भी बहुत अच्छे हैं और उन्हें यहां से नहीं जाना चाहिए। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. What is Sunday clothes? Sunday clothes is a person's best or newest clothes. अगर आपके पास भी एक ऐसी ड्रेस है जो कि आपकी सबसे अच्छी ड्रेस है, सबसे नई, सबसे सुंदर, उसे आप संडे क्लोथ्स कह सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स यहां पर कह रहा है बेचारे एम हैमल, वो हमें छोड़कर जा रहे हैं और ये उनका लास्ट लेसन है। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई है, उन्होंने अपनी सिल्क की कैप पहनी है, फ्रिल वाली शर्ट पहनी है और ग्रीन कोट पहना है। तीनों पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है जो कि उनकी स्पेशल ड्रेस है, जिसे वो अदरवाइज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या किसी फंक्शन पर पहना करते थे। तो अब फ्रेंड्स को पता लग गया कि उन्होंने आज ये ड्रेस क्यों पहनी है। उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस आज इसलिए पहनी है क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन है उन बच्चों के साथ, और इस लास्ट लेसन की ऑनर में, इस लास्ट लेसन की रिस्पेक्ट में, इसकी याद में उन्होंने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी हुई है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स को यह भी पता चल गया कि विलेज के सारे ओल्ड मैन, सारे रिटायर्ड लोग जिनके नाम हमने पहले लेसन में पढ़े थे, वो सब भी आज क्लास में क्यों आए हुए हैं और लास्ट बेंच पर क्यों बैठे हुए हैं। वो सब भी इस लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देने के लिए, इसकी याद में आज क्लास में आए हैं। तो एम हैमल भी और सारे विलेजर्स भी इस बात को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आज उनके स्कूल में फ्रेंच, जो कि उनकी मदर टंग है, उसका लास्ट लेसन है, आखिरी लेसन है इस मदर टंग का इनके स्कूल में। और इस लास्ट लेसन को, अपनी मदर टंग को रिस्पेक्ट देने के लिए इन सब लोगों ने स्पेशल ड्रेस पहनी है और सब लोग स्कूल में आए हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। It was because they were sorry too that they had not gone to school more.
अब ये दे कौन है? जो विलेज मैन है, जो विलेज के ओल्ड मैन है, जैसे कि रिटायर्ड पोस्टमास्टर, हॉसर, मेयर, वो सब सॉरी हैं, वो सब दुखी हैं, वो सब बुरा फील कर रहे हैं कि वो भी जब छोटे थे, जब उनके भी स्कूल जाने की उम्र थी, तब वो भी स्कूल नहीं जाते थे। इससे हमें क्या पता लगता है कि उन्हें भी फ्रेंच नहीं आती। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो इन विलेज मैन का ये एक तरीका था, वो एम हैमिल को गुड बाय करने के लिए, थैंक्स करने के लिए आज क्लास में आए हुए थे, क्योंकि एम हैमिल ने इस स्कूल में पिछले 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई थी और उन्हें बड़े ही फेथफुली, बड़े ही अच्छे से, बड़े ही सिंसियरली अपनी ड्यूटी परफॉर्म की थी। और एक तरह से ये सब लोग दुखी हैं क्योंकि आज उनके देश पर रशिया ने कब्जा कर लिया है। फ्रांस अब उनका देश नहीं रहा, क्योंकि अब वो अपनी मदर टंग फ्रेंच भी नहीं पढ़ सकते, उन्हें अब एक फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। और उनके जो फ्रेंच टीचर हैं वो भी उनको छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। उन्हें ये लग रहा है कि उनसे उनका देश छीन लिया गया है। While I was thinking of all this, I heard my name called. अभी फ्रांस ये सब कुछ सोच ही रहा था, उसे ये सब बातें रियलाइज हो रही थी कि क्यों आज एम हैमिल ने अपनी बेस्ट ड्रेस पहनी है, क्यों सारे विलेज के मैन आज क्लास में आए हुए हैं। तभी फ्रांस ने सुना कि कोई उसको बुला रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। अब फ्रांस की बारी आ गई थी, उसे लेसन सुनाना था। कौन सा लेसन? पार्टिसिपल्स का, वही लेसन जिसका आज क्लास में टेस्ट होना था, जो फ्रांस को नहीं आता था और जिसके डर से फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. Dreadful means frightening, डरावना। फ्रांस कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार था, मैं कुछ भी देने को तैयार था। काश ऐसा होता कि मैं ये पार्टिसिपल का डरावना सा जो रूल था उसे एकदम बढ़िया से, जोर जोर से, क्लियरली सुना देता, बिना कोई गलती किए। ऐसा फ्रांस को क्यों लग रहा है? क्योंकि वो बहुत दुखी है, वो बहुत सॉरी है कि उसने सही टाइम पर अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ा और उसे आज पार्टिसिपल्स भी नहीं आते। और वो ये कह रहा है कि वो इतना ज्यादा दुखी था कि वो कुछ भी दे देता जिसके बदले में वो ये पार्टिसिपल्स का रूल एकदम अच्छे से, जोर जोर से, बिना किसी गलती के क्लास में सुना देता। बट I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. Mixed up means confused. Daring means having the courage to do something. लेकिन फ्रांस कहता है क्या होता है उसके साथ? वो मिक्सअप हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो बोलना शुरू करता है वो कंफ्यूज हो जाता है, वो घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स नहीं आते और उसे इतना शर्मिंदा फील होता है, इतना बुरा लगता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। घबराहट में वो डेस्क को पकड़ लेता है क्योंकि उसे ये लगता है कि कहीं वो नीचे ही ना गिर जाए, और उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो सिर ऊपर उठाकर अपने टीचर की तरफ देख सके। इससे हमें क्या पता चल रहा है? फ्रांस को अपने पर इतनी शर्म आ रही है कि उससे पार्टिसिपल्स नहीं आते। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now, you see where we have come out.
वेयर वी हैव कम आउट का मतलब क्या है? द रिजल्ट, किस नतीजे पर हम आज पहुंच गए हैं। जब फ्रांस लेसन नहीं सुना पाता तो एम हैमल उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं, प्यारे फ्रांस, मैं तुम्हें गुस्सा नहीं करूंगा। तुम्हें खुद ही आज बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आज तुम्हें यह रियलाइजेशन हो रही है कि अब तुम अपनी मदर टंग नहीं सीख सकते, तुम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख सकते, और अब तुम्हें यह भी रियलाइज हो रहा है कि तुम्हें सही समय पर पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। तो अब एम हैमल उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हें डांटने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें खुद ही बहुत बुरा लग रहा है और तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि तुमने क्या गलती की है। फिर वो उसे एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि हर रोज हम ये सोचते थे ना, हा हा क्या बात है, बहुत टाइम है, कल पढ़ लूंगा यार, जल्दी क्या है। लेकिन आज देखा तुमने क्या नतीजे पर पहुंच गए हो तुम। आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का और तुम्हें कुछ भी नहीं आता। That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Further वो क्या कहते हैं कि ये पूरे के पूरे एल्सास की प्रॉब्लम है, सिर्फ फ्रांस की ही गलती नहीं है। सारा का सारा गांव है, जो सारे लोग हैं जो एल्सास में रहते हैं, वो सभी ये करते हैं। सभी अपनी लर्निंग को अगले दिन पर पोस्टपोन कर देते हैं। कोई भी एल्सास में ऐसा नहीं है जिसे फ्रेंच अच्छे से आती है। Now, those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? Pretend means to show, किसी को दिखाना, दिखावा करना, एक झूठा दिखावा। तो फर्दर एम हैमल कहते हैं, नाउ दोज फेलोज आउट देयर। कौन है वो दोज फेलोज? यहां पर वो प्रशियन सोल्जर्स को रेफर कर रहे हैं। वो प्रशियन सोल्जर्स जिन्होंने अब एल्सास पर कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं कि जो प्रशिया के सोल्जर्स हैं, उनकी जो आर्मी है, वो कहेंगे कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम फ्रांस के रहने वाले हो, तुम फ्रेंच हो। तुम सिर्फ एक नकली दिखावा करते हो, क्योंकि ना तो तुम फ्रेंच लैंग्वेज लिख सकते हो, ना तो तुम फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम फ्रेंच हो। तो यहां पर एम हैमल एल्सास के सारे लोगों को जो कि क्लास में आज आए हैं, चाहे वो ओल्ड मैन है विलेज के या फिर क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सबको ये रियलाइज करा रहे हैं कि आज अगर तुम्हें अपनी मदर टंग फ्रेंच नहीं आती तो सारे के सारे दुश्मन, दूसरे देश के लोग, प्रशिया के लोग जिन्होंने आज एल्सास पर कब्जा कर लिया है, वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वो कहेंगे कि तुम सिर्फ नकली दिखावा करते हो कि तुम फ्रेंच हो, लेकिन तुम फ्रेंच नहीं हो, क्योंकि तुम ना तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को ठीक तरह से बोल सकते हो और ना ही तुम उसे ठीक तरह से लिख सकते हो। तो यहां पर वो इन सब लोगों को रियलाइज करा रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज ठीक से आना, ठीक से बोल पाना और ठीक से लिख पाना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। बट you are not the worst, poor little France. We've all a great deal to reproach ourselves with. Reproach means blame. एम हैमल फ्रांस को कहते हैं कि तुम ही अकेले गलत नहीं हो, तुम ही ऐसे नहीं हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। हम सब लोग जो क्लास में मौजूद हैं, सभी ने गलती की है, सभी पर इल्जाम लगना चाहिए। किसी ने भी सीरियसली पढ़ाई लिखाई को कभी किया ही नहीं। Your parents were not anxious enough to have you learn. फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी गलती है, कभी भी उन्होंने अच्छे से ये चाहा ही नहीं कि तुम पढ़ाई लिखाई करो। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते थे कि पढ़ाई करने के बजाय, स्कूल भेजने के बजाय हम तुम्हें किसी के फार्म पर भेज देते हैं, किसी के खेत पर भेज देते हैं काम करने के लिए, किसी मिल या फैक्ट्री में भेज देते हैं काम करने के लिए, ताकि तुम थोड़े से पैसे कमाकर ले आओगे।
तो एम हैमल ये कह रहे हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा भी कभी ये नहीं चाहते थे कि तुम पढ़ो, तुम कुछ नया सीखो। उसकी बजाय वो ये चाहते थे कि तुम किसी फैक्ट्री में या किसी खेत में जाकर काम करो और थोड़े से पैसे कमा कर ले आओ। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। फर्दर वो कहते हैं कि मेरी भी बहुत सारी गलती है। एम हैमल कहते हैं कि उन्होंने भी कभी भी सिंसियरली अपनी क्लास को नहीं पढ़ाया, उनकी भी गलती है जो कि आज इन बच्चों को फ्रेंच नहीं आती। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। वो कहते हैं कि कितनी बार मैं भी तुम्हें अपने घर भेज दिया करता था कि जाओ जाकर मेरे पौधों में, फूलों में पानी लगाओ, और जो समय में तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी उसकी जगह मैं तुम्हें ये सब बेकार के कामों पर लगा दिया करता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। फर्दर वो कहते हैं कि जब मेरा दिल करता था कि मैं फिशिंग करने जाऊं, मछलियां पकड़ने जाऊं, तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था कि तुम्हारी आज छुट्टी है क्योंकि आज मुझे फिशिंग करने जाना है। तो एम हैमल फ्रांस को ये कहते हैं कि सिर्फ तुम गलत नहीं हो, आज अगर तुम्हें फ्रेंच नहीं आती तो उसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है और साथ ही साथ तुम्हारे टीचर की भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं चाहा कि तुम कुछ सीखो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। वो हमेशा ये चाहते थे कि तुम कहीं पर काम करके थोड़े ज्यादा पैसे कमा कर ले आओ। और एम हैमल कहते हैं कि मैं जो कि तुम्हारा टीचर हूं, मैं भी कभी सिंसियरली तुम्हें नहीं पढ़ाता था, क्योंकि कभी मैं तुम्हें अपने घर भेज दिया करता था पौधों में पानी लगाने के लिए, और कभी कभी मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था क्योंकि मुझे फिशिंग करने के लिए जाना होता था। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. फिर एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में अपनी क्लास को बताते हैं। वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा क्लियर है, सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी कि उसे पढ़ना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही सीधी और स्पष्ट भाषा है फ्रेंच। That we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. अब ये बात आपको थोड़ा ध्यान से समझनी पड़ेगी। एम हैमल अपनी क्लास को क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। और फिर वो कहते हैं कि हम सबको इसको गार्ड करना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी अपनी लैंग्वेज को भूलना नहीं चाहिए। और इसका वो क्या रीजन बताते हैं? वो कहते हैं कि जब कभी भी अगर आपको कोई अपना गुलाम बना लेगा, तो अगर आप अपनी लैंग्वेज को अपने साथ रखेंगे, अगर आप अपनी लैंग्वेज में ही बोलेंगे, उसको लिखेंगे, तब आप इस गुलामी के जेल से, कैद से आजाद हो सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप अपनी मदर टंग को हमेशा अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये एक चाबी है, एक ऐसी चाबी है जिसके थ्रू आप इस गुलामी से आजाद हो सकते हैं। और यही हमारी स्टोरी का मेन मैसेज भी है। इस चैप्टर में राइटर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको अपनी मदर टंग, अपनी मातृभाषा से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। हम सबको अपनी मदर टंग अच्छे से बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी जिंदगी में कोई और इंसान हमें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो ही एक ऐसी चाबी है, एक ऐसा रास्ता है जो कि हमें इस गुलामी की जंजीरों से आजाद करा सकती है। Then he opened a grammar and read us our lesson. उसके बाद मिस्टर हैमल ने फ्रेंच ग्रामर की एक किताब खोली और एक लेसन क्लास को पढ़कर सुनाया। I was amazed to see how well I understood it. अब फ्रांस बहुत ज्यादा हैरान था। Amazed means shocked.
सरप्राइज्ड। वो हैरान क्यों था, शॉक्ड क्यों था? क्योंकि उसे लेसन पहली ही बार में बहुत अच्छे से समझ आ गया और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। All he said seemed so easy, so easy. I think, too, that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. तो फ्रांस ने क्या फील किया कि आज फ्रांस ने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही केयरफुली वो सब कुछ सुना जो एम हैमल उन्हें बता रहे थे। तो इस एक न्यूज से फ्रांस पर कितना गहरा असर पड़ा है। आज जब फ्रांस को यह पता लग गया कि अब फ्यूचर में वो अपनी मदर टंग नहीं सीख सकता और ये उसका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, तो उसने लेसन कितने ध्यान से सुना और साथ ही साथ उनके टीचर ने भी बड़ी ही पेशेंस के साथ उन्हें ये लेसन समझाया। तो सभी लोगों पर कितना गहरा असर पड़ा इस न्यूज का कि अब फ्यूचर में वो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे और आज उनका लास्ट लेसन है। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. At one stroke means at once, in one go, एक ही बार में। तो फ्रांस कहता है ऐसा लग रहा था कि बेचारे एम हैमिल अपनी सारी नॉलेज इन सब बच्चों को बांटना चाहते थे। वहां से जाने से पहले उनको जितना भी ज्ञान था वो चाहते थे कि मैं ये सारा ज्ञान अपने स्टूडेंट्स को दे जाऊं। और जैसे कि ये लास्ट लेसन था, आखिरी मौका था उन्हें पढ़ाने का, तो वो इस एक ही बार में सारी की सारी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में डालना चाहते थे। तो इससे फ्रांस ये बताना चाहता है कि एम हैमिल बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे कि वो सारी की सारी नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को दे जाएं। After the grammar, we had a lesson in writing. तो पहले एम हैमिल ने उन्हें ग्रामर का एक लेसन पढ़ के सुनाया, उसके बाद उन्होंने एक राइटिंग का टॉपिक क्लास को दे दिया। That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace. France, Alsace. तो उस दिन राइटिंग के लिए नई कॉपीज आई हुई थी। एम हैमिल अपने स्टूडेंट्स के लिए नई कॉपीज लेकर आए थे और कॉपीज के ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ था बहुत ही सुंदर कर्सिव राइटिंग में, फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। ये वर्ड्स इस नई नोटबुक के ऊपर लिखे हुए थे। They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. अब ये जो फ्लैग्स हैं ये फ्रांस का फ्लैग है। फ्रांस जो कंट्री है उसका फ्लैग देखने में ऐसा लगता है। तो यहां पर फ्रांस इन नोटबुक्स को, इन कॉपीज को जो कि उन्हें एम हैमिल ने पढ़ने के लिए दी थी, इनको फ्लैग्स के साथ कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसे लग रहा था कि ये जो नोटबुक्स हैं ये फ्रांस के छोटे छोटे झंडे हैं जो कि पूरी क्लास में इधर उधर उड़ रहे हैं और इनके डेस्क के ऊपर लटक रहे हैं। तो क्या फील आ रही है पूरी क्लास में? पेट्रियोटिज्म की। पेट्रियोटिज्म जिसे हम देशभक्ति कहते हैं, देश प्रेम कहते हैं। जैसे कि अब ये लोग अपनी नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे तो पूरे की पूरी क्लास में देशभक्ति और देश प्रेम का माहौल जाग गया है। सबको ऐसा लग रहा है कि जो नोटबुक्स हैं ये फ्रांस के छोटे छोटे झंडे हैं जो कि पूरी क्लास में उड़ रहे हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. फ्रांस हमें कहता है कि क्लास में सब लोग लिखने में बहुत बिजी हो गए। सब लोग एकदम चुपचाप सिर्फ लिख रहे थे क्लास में और कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ जब पेपर के ऊपर पेन चल रहा था सब लोग लिख रहे थे तो स्क्रैच करने की, यानी कि जब हम पेपर पे पेन से लिखते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है सिर्फ वो आवाज है जो कि क्लास में सुनाई दे रही थी।
तो यहां पर हमें यह पता चलता है, जब एम हैमिल स्टूडेंट्स को नई नोटबुक्स देते हैं राइटिंग का काम करने के लिए, तो फ्रांस को ऐसा लगता है कि वो नोटबुक्स नहीं है, वो फ्रांस के छोटे छोटे झंडे हैं जो कि क्लास में इधर उधर उड़ रहे हैं। पूरी क्लास में देश प्रेम का माहौल है और सब लोग बड़ी ही सिंसियरली अपना राइटिंग का काम करते हैं। सब लोग बिल्कुल चुपचाप हैं। क्लास में सिर्फ एक आवाज आ रही है, वो है पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बीटल्स क्या होते हैं। ये आप देख रहे हैं छोटा सा मच्छर है, ऐसे टाइप के मच्छर को बीटल कहा जाता है। Not even the littlest ones refers to the pigeons. आगे चल के स्टोरी में आपको यह पता लगेगा कि क्लासरूम की छत के ऊपर पिजन्स यानी कि कबूतर बैठे हुए थे। तो यहां पर नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस से राइटर इन पिजन्स को रेफर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे लिविंग थिंग्स वहां पर मौजूद थे, यानी कि वो कौन थे? पिजन्स थे। Who worked right on tracing their fish hooks का मतलब क्या है? Scratching with their claws. अब यहां पर इमेज देखिए, ये एक पिजन का क्लॉ है, एक कबूतर का पंजा है। आप उसके नेल्स देख सकते हैं, कैसी शेप है उसके नेल की। ऐसी ही शेप एक फिश हुक की भी होती है। फिश हुक क्या होती है? एक ऐसा हुक होता है जो कि एक रस्सी के साथ जुड़ा होता है, जिसके साथ लोग फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने जाते हैं। तो यहां पर फ्रांस ने पिजन के क्लॉ को, पिजन के पंजे को एक फिश हुक के साथ कंपेयर किया है। एंड वो कह रहा है हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। तो यहां पर वो कह रहा है कि ये जो कबूतर हैं, ये अपने पंजों के साथ जोर जोर से आवाजें कर रहे थे। वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग मींस वो उनको यूज कर रहे थे और छत के ऊपर अपने पंजों को जोर जोर से चला रहे थे, स्क्रैच कर रहे थे और आवाजें कर रहे थे। तो यहां पर फ्रांस क्या कह रहा है कि जो छोटे छोटे कबूतर थे क्लासरूम की छत पर, वो भी अपने पंजों के साथ क्लासरूम की छत के ऊपर स्क्रैचिंग कर रहे थे। और इनकी इस स्क्रैचिंग को फ्रांस अपनी राइटिंग के लेसन के साथ कंपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि जैसे हम लोग पेपर के ऊपर पेन के साथ लिख रहे थे और वो आवाज आ रही थी, ऐसे ही कबूतर अपने पंजों के साथ क्लासरूम की छत के ऊपर स्क्रैच कर रहे थे और उनकी भी आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वो भी फ्रेंच भाषा में कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अलग सा यहां पर एक एग्जाम्पल दिया है राइटर ने। वो ये कहते हैं कि एक बारी क्या हुआ, क्लास में कुछ मच्छर उड़कर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। किसी को भी ये नहीं पता लगा कि क्लास में मच्छर उड़ रहा है। कोई बच्चे घबराए नहीं, कोई कमोशन नहीं हुई, कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि सब लोग राइटिंग के काम में बिजी थे। जो स्टूडेंट्स थे वो तो अपनी नोटबुक्स के ऊपर फ्रेंच का राइटिंग का काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर जो कबूतर मौजूद थे, छोटे छोटे से कबूतर, वो भी अपने पंजों के साथ छत के ऊपर स्क्रैच करने में इतने बिजी थे, इतने व्यस्त थे, मानो कि वो भी फ्रेंच में ही कुछ लिख रहे हों, और इतने बिजी थे वो कि उन्होंने भी इस मच्छर को क्लास में आते हुए नोटिस नहीं किया। तो यहां पर राइटर ने स्टूडेंट्स को पिजन्स के साथ कंपेयर किया है। जैसे स्टूडेंट्स कॉपीज के ऊपर राइटिंग कर रहे थे, वैसे ही पिजन्स अपने पंजों के साथ छत के ऊपर स्क्रैच कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि पिजन्स भी बड़ी ही सिंसियरली फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिख रहे हैं। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German?
even the pigeons. Cooed is the sound made by the pigeons. Pigeons जो आवाज निकालते हैं उस आवाज को कहते हैं कू साउंड. दिस इज द साउंड विच इज मेड बाय द पिजन बर्ड. यहां पर आप देख सकते हैं ये है पिजन बर्ड और ऐसे बहुत सारी पिजन्स क्लासरूम की छत के ऊपर बैठी हुई थी, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया था. तो फ्रांस फिर से अपने आप को पिजन्स के साथ कंपेयर कर रहा है. वो कहता है कि वे कबूतर भी अपनी नेचुरल आवाज में धीरे धीरे कू कर रहे थे. और उसने ये सोचा कि क्या ये प्रशियन लोग, क्या ये जर्मन लोग इन कबूतरों की भाषा भी बदल देंगे? क्या वो इन कबूतर को भी कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम अपनी कू साउंड नहीं निकालोगे, तुम्हें भी जर्मन में बोलना पड़ेगा. हमारे यहाँ कबूतर हैं जो वो ऐसे बोलते हैं, जर्मन भाषा में कू करते हैं, तुम्हें भी वैसे ही करना पड़ेगा. तो ऐसा कहकर राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, वो एक नेचुरल चीज होती है. जैसे ये कबूतर हैं, ये अपनी मदर टंग में नेचुरली कू साउंड निकालते हैं, चाहे ये कबूतर फ्रांस में हो, चाहे ये जर्मनी में हो या किसी भी और कंट्री में हो, ये अपनी नेचुरल आवाज बोलते हैं. ऐसे ही जो इंसान भी है, उनकी भी जो मदर टंग होती है, जो वो अपनी मां से लेते हैं, मातृभाषा होती है. क्यों हम किसी लैंग्वेज को मदर टंग कहते हैं? क्योंकि वो हमें हमारी मदर से नेचुरली मिली होती है. कोई भी हमसे कभी भी हमारी मदर टंग नहीं छीन सकता, क्योंकि वो जो मदर टंग है वो हम लेकर पैदा हुए हैं. और ये कंपैरिजन देकर यहां पर राइटर हमें यही बताना चाहते हैं कि जैसे आप पिजन्स को भी कोई नई लैंग्वेज नहीं सिखा सकते, उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि अब तुम कू नहीं करोगे, तुम जर्मन लैंग्वेज बोलोगे, ऐसे ही इंसानों के साथ भी है. कोई भी आप पर जबरदस्ती करके आपसे आपकी मदर टंग नहीं छीन सकता. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Gazing means looked intently, जिसे हम कहते हैं किसी की तरफ घूरना. To fix in his mind means to store or to keep forever. किसी चीज की इमेज को अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर लेना. तो जब भी फ्रांस अपनी राइटिंग के बीच बीच में अपने टीचर एम हैमिल की तरफ देखता, तो वो क्या देखता? वो क्या कर रहे होते थे? एकदम मोशनलेस, यानी कि एकदम स्टिल. वो अपनी चेयर में बैठे हुए थे और इधर उधर कभी किसी चीज की तरफ, कभी किसी चीज की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे. और ऐसा लग रहा था कि मानो वो हर एक चीज की इमेज को अपने दिमाग में इम्प्रिंट करना चाहते हैं ताकि वो उसे हमेशा के लिए याद रख सकें. 40 साल से एम हैमिल इस स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे थे. आज उनका लास्ट लेसन था, तो वो काफी ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे. इसीलिए वो पूरी क्लास की हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और उसकी इमेज को अपने दिमाग में छापना चाहते थे ताकि वो उन्हें हमेशा के लिए याद रह सके. Fancy! For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. यही चीज जो अभी हमने डिस्कस की है. फ्रांस कहता है, अरे कोई मजाक की बात नहीं है. 40 साल से एम हैमिल इसी जगह पर रह रहे थे, इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, इसी क्लासरूम में पढ़ा रहे थे. और बाहर उनका एक छोटा सा गार्डन था, अंदर ये क्लासरूम थी जहां पर स्टूडेंट्स आते थे जिन्हें वो ऐसे ही पिछले 40 साल से हर रोज पढ़ा रहे थे. तो ये एक बहुत ही मेजर चेंज था उनकी लाइफ में.
Only the desks and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. Worn smooth means they had worn out and became smooth due to overuse. अब 40 साल से क्लास में वही डेस्क लगे हुए थे, वही बेंचेस लगे हुए थे जिन पर हर रोज स्टूडेंट्स आकर बैठते थे और पढ़ाई करते थे। तो ऑब्वियसली नए नए जब डेस्क थे तो वो बहुत सुंदर थे, बहुत चमकीले थे, और अब 40 साल से हर रोज यूज होने की वजह से वो थोड़े वोर्न आउट हो गए थे, घिस गए थे, पुराने हो गए थे। और साथ ही साथ बाहर गार्डन में जो वॉलनट का पेड़ लगा हुआ था, वॉलनट क्या है हम सब जानते हैं, हिंदी में हम इसे अखरोट कहते हैं। ये एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है। फ्रांस कह रहा है कि जो वॉलनट का पेड़ है जिसे एम हैमिल ने 40 साल पहले लगाया था, अब वो लंबा हो गया था, ऊंचा हो गया था। तो फ्रांस ये कह रहा है कि पिछले 40 साल में इस स्कूल में क्या चेंजेस आए थे। जो डेस्क और बेंचेस थे अब वो यूज होने की वजह से वोर्न आउट हो गए थे, पुराने हो गए थे, और जो वॉलनट के पेड़ बाहर गार्डन में लगे हुए थे वो पहले से बड़े हो गए थे। एंड द hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. Twined means twisted. ऐसे आपने देखा है, ये अगर लंबी सीधी सी स्टिक है तो इसके आसपास गोल गोल घूम घूम के जो बेलें होती हैं वो ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। हॉपवाइन क्या है? ये एक तरह की बेल है जो फ्रांस में लगाई जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं ये हॉपवाइन है। एम हैमिल ने ऐसे ही अपनी क्लासरूम की बाहर की दीवार पे ये बेल भी लगाई थी, और अब ये बेल भी बहुत ऊंची हो गई थी। क्लासरूम की जो खिड़कियां हैं उनके आसपास भी ये बेल ऐसे उग गई थी। तो क्या चेंजेस हुए थे पिछले 40 साल में क्लासरूम में? पहले तो जो डेस्क और बेंचेस थे वो अब थोड़े घिस गए थे, थोड़े पुराने हो गए थे। सेकेंडली जो वॉलनट के पेड़ थे वो अब बड़े हो गए थे। और थर्डली जो हॉपवाइन की बेलें एम हैमिल ने लगाई थी वो अब बड़ी होकर क्लासरूम की खिड़कियों के आसपास तक भी पहुंच गई थी और ऊपर छत तक पहुंच गई थी। इतनी लंबी हो गई थी वो हॉपवाइन की बेलें। How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अब एम हैमिल स्कूल में ही रहते थे, क्लासरूम के ऊपर वाले कमरे में वो रहा करते थे। तो फ्रांस को ये रियलाइज हो रहा है कि एम हैमिल को कितना बुरा लग रहा होगा, उनका दिल टूट गया होगा जब उन्हें ये ऑर्डर मिला कि अब उन्हें ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 40 साल से वो इसी स्कूल में रह रहे थे। बड़े ही सिंसियरली, बड़े ही फेथफुली 40 साल से उन्होंने यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, और अब एकदम से ये ऑर्डर आ गया है कि तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। तो बेचारे एम हैमिल को कितना बुरा लग रहा था। ऊपर के कमरे से आवाजें आ रही थी, उनकी बहन सारा सामान बांध रही थी, पैक कर रही थी। ट्रंक्स मींस लगेज, जो सूटकेस और पेटियां होती हैं, बड़ी बड़ी संदूक होते हैं, उन्हें ट्रंक भी कहते हैं। तो उनके जो ट्रंक्स पैक करने की आवाजें आ रही थी, उन सब से फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा था कि बेचारों को अचानक से इस स्कूल को छोड़कर जाना पड़ रहा है। अगले ही दिन उन्हें ये देश छोड़कर वहां से चले जाना था। तो यहाँ पर फ्रांस हमें ये बता रहा है, उसे ये रियलाइज हो रहा है कि बेचारे एम हैमिल जो उनके टीचर हैं, जो कि पिछले 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनका दिल कितना टूट गया है ये खबर सुन के कि एकदम से उन्हें ये स्कूल छोड़कर जाना है। उनकी बहन की सामान पैक करने की आवाजें आ रही हैं ऊपर के कमरे से, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें ये कंट्री छोड़कर वहां से चले जाना है।